हमारे मंचासीन समाज सेवियों का माला द्वारा स्वागत किया गया। सामने विराजमान मोतियों से महंगे सभी सरदारों को मन से आप माला अर्पण करके आप सबका स्वागत। बद्री सिंह साहब और सबसे पहले पृथ्वी सिंह जी बांदीकुई पधारेंगे 2 मिनट के, और उसके बाद में संग्राम सिंह जी पानी नेहरा अपने विचार रखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर चले गए, बहुत सारे ऊपर देव लोग, हमारी भूल ये हुई कि इतना सा छोटा चुनाव जिसके अंदर भी टेंट आया कि साहब मेरा आई कार्ड भी लेके गए थे और मेरा वोट नहीं हुआ है, मैं वोट देने नहीं गया। अभी 2 घंटे पहले बात हुई है, तो हमारी ऐतिहासिक भूलें हैं कि जो हमारी इलेक्शन की जो सूची है उसके अंदर क्या विलोपित नाम हो गए क्या, और फर्जी वोटिंग हो रही है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि उसके लिए आई कार्ड है, जो राजपूत सभा के आई कार्ड को हम देख रहे थे, वहाँ अलाउ कर रहे थे। चाहे चुनाव की इलेक्शन लिस्ट अलग बनती है, विधानसभा की अलग बनती है, लोकसभा की अलग बनती है, लेकिन हमारे राजपूत समाज का कैसा लोकतंत्र है मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी एक लिस्ट बनती है। जो राजपूत सभा जयपुर का सदस्य होगा वो ही अपनी तहसील के पदाधिकारियों को वोट दे सकता है। क्या यह उचित है? क्या यह लोकतंत्र के अनुकूल है? तहसील की सदस्यता अलग होनी चाहिए, उसके लिए अलग लिस्ट बननी चाहिए और उसके बननी चाहिए, और उसके लिए मतदान करने का अधिकार उनको होना चाहिए। लेकिन आपसे मैं सभी से कहना चाहूंगा कि बांदीकुई महुआ जय प्रताप सिंह जी जो प्रधान प्रतिनिधि है वह भी मंच पे पधारे। आ जाए। भवानी सिंह जी राजावत साफा जो बांधेंगे बनवाएंगे। साहब तो खुद ही जानते हैं, मंत्री जी शानदार बांध लेंगे और क्या, मंत्री जी खुद अच्छा बनते हैं। अब तो करो साफा लेते। हार्दिक स्वागत करें। कृपया 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लें ताकि कार्यक्रम अपना समय पर संपन्न हो जाए। नए सुझाव नया क्या करना है वो आप देखें। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं कि क्यों नहीं बन पा रहे वहाँ सदस्य, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बनाया। अब सब यहाँ चर्चा कर जाएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे जाके कि अब हमारे समाज में कई संगठन बने, करनी सेना बन रही है, वो बन रही है। इसी तरह अगर नहीं मानते, नहीं सदस्य बोलते, तो इसी तरह से नई युवा राजपूत सभा के नाम से कोई एक अलग से संगठन बना के और अपने सुझाव पेश करें, और कम से कम 2 लाख लोग उस सभा में जोड़े। वो तो अपना पीछे वैसे, जिससे समाज आगे बढ़े, समाज को दिशा मिले। जय माता। हमारे बीच रॉयल ग्रुप के रविंद्र सिंह जी चंडालिया है, आपसे अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पे आए। बहुत बड़ा अच्छा ग्रुप चलाते हैं, अच्छे समाज सेवक है, सम्मानित। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा। बहुत धन्यवाद। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, पूर्व मंत्रीगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब ने समाज हित की रक्षा के लिए एक संघर्ष किया था। ये जो चुनाव था ये समाज के हितों का रक्षा के चुनाव था। जो हमारी राजपूत सभा है, जो वो हमारे भाई है, वैसी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई अधिकारों की है, हक की है। राजपूत सभा के विधान में जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया था, ये सभा भवन, ये सब संपत्ति इस समाज की है। यहाँ कोई मठाधीश अपने आप को है, ये सब कुछ समाज का है। और समाज के अधिकारों के लिए, समाज के हितों के लिए मतदाता जो इन जिलों में रहता है वो 750 रुपए की फीस दे करके आजीवन सदस्य बन सकता है। हम कुछ नहीं कह रहे, हमारा इसमें ये भी नहीं है। इस बार चुनाव में भी बद्री सिंह जी ने
ने, हम सब ने, आपने एक बात उनके रही भी समाज की मामला है, समाज का एक चुनाव निर्विरोध हो जाए, एक बात रखी थी उनको कि बैठ जाएंगे, ये चुनाव हम निर्विरोध करा देंगे। हमारा ये मानना है, आप सबका भी ये है, ये राजपूत सभा जो है इसके करीब जैसा मैंने बताया 40 लाख है, और सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य है जो 3-3 हर विधानसभा से बनाए जाते हैं। ये 8,000 हमारे सदस्य हैं कि मोरियो मोरियो सही ऐसे पण बिना मुंह पैरा कान देखते हैं रोज आ जाए। कहने का अभिप्राय है, हमें इसमें गर्व तो होता है राजपूत सभा हमारे समाज की इतनी बड़ी संगठन है, लेकिन जब हम देखते हैं हमारे पीछे जाके कि 40 लाख का प्रतिशत केवल 8,000 सभा का लगभग 1.5 लाख सदस्य बन जाए और कल को समाज के किसी विकास की समाज की कोई बात आती है, आप एक आवाज तो 10-20 हजार। ये निर्विरोध चुनाव हो सकता है और आप बद्री सिंह जी और उनकी कार्यकारिणी को 3 साल के लिए आप मौका क्यों नहीं दे सकते? क्या ऐसी परंपरा नहीं बना सकते? आज समाज ही चुनाव लड़ रहा है, समाज ही चुनाव जीत रहा है और समाज ही चुनाव हार रहा है। जैसे राजनीतिक पार्टियों में एन केन प्रक्रिया चुनाव जीतने की प्रक्रियाएं चलती रहती है, वो प्रक्रिया भी हमारे समाज में देख, और पूरी कार्यकारिणी के अंदर 595 वोटों से जीत हासिल कर ली। इसमें ये बातें अच्छी नहीं है। समाज के अंदर विधान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी वयस्क राजपूत भाई को आजीवन सदस्य निर्धारित शुल्क लेकर बना सकते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है कि इस संस्था को केवल एक एनजीओ बना करके आपने समाज से आते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप राजपूत हो, आपकी सभा के कितने सदस्य हैं? भैया 8,200। कितने वोट पड़े? 4,200। अध्यक्ष कितने वोटों से जीते? अध्यक्ष जी को इतने वोट मिले। हमें शर्म आती है, उनके 1,22,000 सदस्य हैं जो तेली समाज से आते हैं, और मुझसे पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे कि 40 लाख तो हमारे इन 12 जिलों में वयस्क मतदाता हैं जो हमेशा निर्णायक भूमिका के अंदर मतदान करते हैं। तो क्या हमारी इस राजपूत सभा की सदस्यता बढ़नी चाहिए या यहीं पर विराम देना चाहिए? मेरा सभी से इस सभा के माध्यम से निवेदन है, राजपूत को इससे जोड़ें ताकि आम राजपूत के काम किसी भी सरकार में रुके नहीं और समाज का भला हो, समाज के विकास के लिए यति आवश्यक है। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय माता जी। 5 लाख आदमी इकट्ठे करते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। राज्यसभा में लड़ने के लिए गए थे वो, और एक वार्ड मेंबर का टिकट दिलवाया था। कोई पूछना चाहे तो बता दूंगा, वार्ड नंबर 8 या 9 वहाँ से एक टिकट दिया। तो मेरा अनुरोध ये है कि बद्री सिंह जी जितने भी फार्म यहाँ भरे हैं वो आज राजपूत सभा जो नई है उसके अध्यक्ष हो गए, वैसे उसके सदस्य हो गए। आप मुझे फॉर्म दे दें। राजपूत आदर्श महासभा। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं इसके फायदे बताता हूँ सर। मैंने कहा कि हमारा जो अध्यक्ष है वो टिकट मांगने के लिए सरपंच का पार्टियों के दफ्तर काटने के पास, एमएलए एमपी के पास में, तो वो कहता है तुम्हारी वजह से नहीं बनता हूँ मैं एमपी एमएलए। आपने सुना होगा कई जाटों की वजह से बने और चले भी गए। अपना एमएलए जो हमारी 2 लाख सभा राजपूत सभा का जिसको इशारा करेगी वो एमएलए बनेगा, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं बनता हूँ। हर एक राजपूत का काम उसको करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी। तो मैं ज़्यादा भाषण देना मेरे को आता नहीं है। मैं भारतीय, अखिल राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय कुछ नहीं, सिर्फ जयपुर। दौसा में भी इस तरह की सभा बना सकते हैं, दौसा के सब मेरे दोस्त, सीकर में बना सकते हैं, झुंझुनू में बना सकते हैं, हम जयपुर में बनाएंगे। मुझे आप सबका सहयोग अपेक्षित है और आप सबके फॉर्म बद्री सिंह जी मुझे दे दें तो आप आपसे आए और अपनी बात रखें। गजेंद्र सिंह जी खंगारोत, ब्लॉक अध्यक्ष फुलेरा राजपूत सभा। ये तो बद्री सिंह जी ने है, लेकिन मैं बद्री सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ये सभा रखी है, क्योंकि हर बार चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं, जीतने वाले अपनी तरफ, हारने वाले अपनी तरफ। और ये राजपूत सभा के बारे में मेरे से पहले कई वक्ताओं ने सारी बातें बताई थी, इसमें ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात रही नहीं। तो ये इस विरोध को दर्ज कराना है, राजपूत सभा को अपन उच्च स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, ये राजपूत सभा एक आम राजपूत के लिए कैसे काम कर सकती है, एक आम राजपूत का कैसे सहयोग कर सकती है। सहयोग तो अलग की बात रही, उसका रहे या ऐसी सभाएं करनी पड़ रही है, या तो फिर इसको एक आंदोलन का रूप दे दें आप सभी। ये हमारे गणमान्य व्यक्ति सारे विराजे हैं, सभी इस राजपूत सभा के लिए आंदोलित हो जाएं कि जब तक राजपूत सभा का सदस्य आम राजपूत नहीं बनेगा हम आंदोलित रहेंगे और इसको बनवा के छोड़ेंगे। जय छात्र धर्म, जय हिंद।
मेरे पूर्व वक्ताओं ने जैसा कि राजपूत सभा चुनाव के संदर्भ में जो पीड़ा थी लगभग व्यक्त कर दी है, और आज सभी राजपूत ये चाहता है कि हम संगठन से जुड़े, परंतु हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे संगठन ने, जो एकमात्र संगठन है राजपूत सभा, उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमको ये सोचना है कि हम किस प्रकार उसकी सदस्यता बढ़ाएं। माननीय बद्री सिंह साहब ने पिछले चुनावों में भी ये कहा था, राम सिंह चंदाई साहब का प्रस्ताव आया था कि भाई हम क्यों लड़ें, तो आपने फरमाया था कि हम नहीं लड़ेंगे आपसे, आप लिख के दे दो कि आज की तारीख में हम 1 लाख 2 महीने में 1 लाख मेंबर जोड़ देंगे, मैं अपना प्रस्ताव है मैं वापस ले लूँगा। पर वो तैयार नहीं हुए, और ये क्यों नहीं हो रहा, ये मोनोपोली आप सभी समझते हो। तो मैं तो आपसे यही निवेदन संदर्भ में मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हम सबको पता है कि सत्य का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है। 36 कौम को हम साथ लेके चलने वाले हमारे पूर्वज रहे हैं, और हम सब भी आज इसका पालन कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इसका पालन किया जाए। लेकिन अभी जो चुनाव है, समाज के चुनाव हो गए, चुनाव कौन जीता कौन आ रहा, किसने संघर्ष किया नहीं किया, ये सब बातें आप सबको पता है। लेकिन आज स्थिति ये बनी हुई है कि आज चुनाव हो गए, बद्री सिंह जी चुनाव हार के कोई बात नहीं, राम सिंह जी चुनाव जीत के अपने समाज के थे कोई बात नहीं, ये चुनाव हो गया और होना भी था। लेकिन आज एक समाज कहूँगा, लेकिन आज बराबर के हमारे भाइयों को भी आज इंडिकेट किया जाता है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि ये राजपूत सभा किस दिशा में जा रही है, ये एक दर्द का विषय भी है। मैं तो एक छोटे से गांव में तालवाड़ में सरपंच हूँ, जब मात्र 125 वोट राजपूतों के हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। पहली बार राजपूत सभा भवन के चुनाव होने के पश्चात ऐसी मीटिंग मैं देख रहा हूँ कि चुनाव होने से 1-2 महीने सुगबुगाहट चालू हो जाती है। सदस्य नहीं बना रहे, हम प्रदर्शन कर देंगे, हम सभा भवन के आगे बैठ जाएंगे, सदस्य बनने चाहिए। चुनाव होता है, हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 3 साल बाद वापस इसी बात को लेकर हम वापस चुनावी मुद्दे में। सुना था एक IAS था यज्ञमित्र सिंह देव निगम में, कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में मुझे दबाने का काम किया गया। उस मुकदमे में मेरे पे झूठे आरोप लगाए गए, मुझे जेल भेजा गया, सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया। समाज के सभी बड़े लोगों के पास मैं गया, मगर वो लेटर सिर्फ एक लेटर बन के इसलिए रह गया क्योंकि हमारे समाज के जो वोट हैं वो मात्र 8,000 हैं। अगर वही 8 लाख वोट हों और सभा का एक लेटर मुख्यमंत्री निवास पे जाए, तो आपको विश्वास दिलाने देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का फोन हमारे अध्यक्ष के पास है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप घर जाएं, इस बात को गहन चिंतन करें और आपस में बात करें कि अब जो अगला जो चुनाव होगा वो जब होगा जब सदस्यता हमारी यहाँ पर बढ़कर लगभग लाख या 50,000 से ऊपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व पार्षद पति साहब, सभी को सम्मानित मंच। संस्था पे वो लोग अपनी एक समय सीमा तय करेंगे, इस समय सीमा से अधिक वो संस्था में नहीं रहेंगे, तो उस AGM का आपको अधिकार है, आप सदस्य हो संस्था के। आप AGM में ये कहें कि 2/3 बहुमत से हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि ये व्यक्ति जो है 2 बार से अधिक राजपूत सभा का अध्यक्ष नहीं रह सकता, कोई भी कार्यकारिणी 2 बार से अधिक नहीं रह सकती, और राजपूत सभा की सदस्यता आज से ही खोली जाती है। आपको अधिकार है, किसी अध्यक्ष की या किसी संस्था के पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। संस्था ने संविधान के तहत आपको, मुझे, हम सबको ये अधिकार दिया है कि हम AGM में जाकर संविधान की व्यवस्थाओं में संविधान में संशोधन कर सकते हैं। AGM होगी तो आपके सभी बातें एक ही दिन में आप खुद मनवा सकते हो। मेरा तो सिर्फ इतना सा कहना है कि जब अगली बार AGM हो तो जो उसी उत्साह के साथ, जिस उत्साह के साथ हमने चुनाव लड़ा, उसी उत्साह और उसके साथ हम वहाँ पहुंचे, 2/3 बहुमत के साथ पहुंचे, जाके कहें कि साहब आपको ये जो है बदलाव करने पड़ेंगे संविधान में। जब आप अपनी इच्छा से संविधान में बदलाव करके बिना जिला कार्यकारिणी के चुनाव के डायरेक्ट सेंटर कार्यकारिणी के चुनाव करवा सकते हो, तो फिर ये बदलाव भी हम कर सकते हैं जब आप बात रखें और संविधान में संशोधन कराएं। जय हिंद, छात्र धर्म की जय। पड़ेगा, पहुंचना जरूर पड़ेगा हमारे। तो जितने भी हमारे लाइफ मेंबर हैं उस दिन पधारें और ये बात रखें, छोटी सी बात है, पहुंचना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में दिलीप सिंह जी मेहरौली के जनप्रतिनिधियों की तरफ भी इशारा करना चाहूंगा कि राजपूत समाज के अंदर आज आप एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि बता दो जयपुर शहर के अंदर जिस पर राजपूत समाज जाकर गुहार कर सके, अपनी बात रख सके या अपनी व्यथा कर सके। ऐसा कोई राजपूत समाज का अगर व्यक्तित्व है सामाजिक या राजनीतिक में, तो आप बताएं। एक प्रताप सिंह जी अपनी पार्टी में रहते हुए भी
राजपूत समाज के लिए कई बार बोलते हैं, हमें गर्व है ऐसा। दूसरे आते हैं शेखावाटी अगर क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वो कैसे भी बोलते हैं, उनकी भाषा का एक अलग है। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा जो धरातल पर रहकर राजपूत समाज की बात, आम राजपूत की समाज की बात या आम राजपूत की आवाज उठाते हैं। हमारे कभी महापुरुषों पर अंगुली उठा दी जाती है, लेकिन कोई समाज के राजनेता या सामाजिक संगठन आकर उनके बारे में चर्चा नहीं करता। और यही वजह है कि आज राजपूत समाज कहते हैं कि हमारे को सिर्फ राजपूत समाज के वोट से हम नहीं जीते, मानते हैं नहीं जीते। आप पार्टी के नाम से जीतते हो। अगर आप पार्टी के निर्दलीय खड़े होकर बताओ, फिर जीत के बता दो कि 36 कौम की कई बार मंचों के माध्यम से बात होती है कि 36 कौम हमारे को साथ लेकर चलती है, नहीं चलती। 36 की जैसे उदाहरण बहुत राजस्थान की धरा पर कम होंगे। आज सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है, भवानी निकेतन शिक्षा समिति बनी हुई है, और ये गर्व की बात है कि उस शिक्षा समिति के अंदर सैनिक स्कूल की, जो पहले छोटे थे तब सुना करते थे कि चित्तौड़ या बीकानेर के अंदर सैनिक स्कूल है जहां पर कि बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। आज भवानी निकेतन के अंदर हमारे को शिक्षा समिति के अंदर वो वहाँ पे सैनिक बोर्ड का परमिशन मिली है, तो क्यों नहीं शिक्षा समितियां मांग करे राजपूत समाज का 30 या 40% कोटा फिक्स होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां सरकारी सेवाओं में जा सके। आज हमने जमीनें तो दे दी, आज हमने वहाँ पर शिक्षा समिति के अंदर अपनी जो सैनिक स्कूल की परमिशन भी ले ली, लेकिन राजपूत समाज को इससे क्या फायदा हुआ, मैं यह जानना चाहता हूँ। राजपूत समाज की भी इसके अंदर आरक्षण फिक्स होना चाहिए। हमारे समाज की शिक्षा समिति है तो उसके अंदर आज हमारे प्रिंसिपल भी हमारे समाज के हो, आज हमारे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स वहाँ पर हो, आज स्पोर्ट्स के अंदर राजपूत समाज का कोटा फिक्स हो। मैं यही चाहता हूँ कि राजपूत समाज की जितने भी संस्थाएं हैं वह भी अपना दायित्व निभाएं, और उससे भी बड़ा दायित्व निभाएं। ये सामने बैठे हैं समाज के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि या समाज के प्रबुद्ध जन है, बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी रहती है कि हम पूछते ही नहीं है कि आज तक 40 या 50 साल के दिन भूखा हो जाता है, दंडवत प्रणाम करने लग जाता है हमारे राजनेता से, लेकिन उनपे मैं तो कहता हूं कि चाहिए तो आपने क्या वक्तव्य दिया, आपका उसमें क्या योगदान रहा, समाज को ये जानने का अधिकार है। एक छोटी सी अभी घटना हुई थी 15 या 20 दिन पहले, सांगानेर के अंदर तेजाजी महाराज की मूर्ति का खंडन कर दिया गया था। जाट समाज के कुछ युवाओं ने जाकर वहां पे प्रदर्शन किया, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं समाज को कि तीनों पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक रहते हुए भी उनके लोग थाने में पहुंचे, बच्चों को छुड़ा करके लाए। एक भी उदाहरण हमारे समाज में तो आप बता दो भी लेंगे। हम लोग यही गलती करते हैं। सभी राजपूत सरदारान, यदि आप बहस हो तो उनके लिए भी आज की जो मीटिंग हुई है, ये मुद्दा काफ़ी ठीक है, और माहिर भाई साहब ने तो घोषणा भी की है कि नई राजपूत सभा वो बनाएंगे और जल्दी उसमें 2 लाख मेंबर बनाएंगे। मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और भाई साहब से ये अपेक्षा करूंगा और ये भगवान से दुआ करूंगा कि भगवान भाई साहब आप के शब्द जो आपने कहे हैं वो सफल हों, सही हो। और बद्री सिंह जी ने इस बार काफ़ी संघर्ष किया, राम सिंह जी चुनाव जीते, ये अपनी प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है। अब इसमें कोई बदलाव लाना यदि अपन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक भाई ने कहा था कि 70 किलोमीटर पहले कह देते थे कि हम हमारी बहन बेटी लेके आ रहे हैं। जो इस तरीके की बातें बोलते हैं वो अपन को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति कोई गलत बात करता है तो उसे अपन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी बड़े बड़े लोग हैं, वो बोलेंगे। मैं तो कभी भी आपके साथ बात कर लूँगा, या कभी आप मेरे ऑफिस आप आए तो अपन बात कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जादौन साहब। और हमारे धर्मेंद्र सिंह साहब का अनुरोध है कि किसी मातृशक्ति का उद्बोधन होना चाहिए, तो हम सुनना चाहेंगे हेमेंद्र भाई साहब दूदू से कि 2 शब्द आप फरमाएं। आदिया बाती है अपना पूरा कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र सिंह साहब राठौड़, आप मुझसे बहुत बार मिल चुके हैं राजपूत सभा में। एक्चुअली मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि 15 साल तक मुझे राजपूत सभा में एज ए कार्यकारिणी मेंबर के रूप में सेवा करने का मौका मिला।
और मेरे सामने मेरी ही कार्यकारिणी से मोहन सिंह साहब और नटवर सिंह साहब विराजमान है। मुझे अपने मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसमें कई लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मैंने 100% राजपूत सभा को दिया, तन मन, और जहाँ धन की आवश्यकता हुई यथाशक्ति जहाँ भी हम लोगों को बोला गया वो भी हमने किया। हर साल राजपूत सभा में एक सामूहिक विवाह होता था हमारे समाज का, उसमें जितना हो सकता था मैं घर भूल जाती थी। मुझे अपने घर का भी पता नहीं होता था कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, फ़ोन करके पता करती थी। और पृथ्वी सिंह जी काली पाड़ी और मेरे सारे ही कार्यकारिणी मेंबर मिलके और जितना हमसे होता था हमने रात दिन करके और मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया। जैसा आपको विदित है, गर्ल्स हॉस्टल भी एक चलता है दुर्गापुरा में, उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया हुआ था। वहाँ पे भी वार्डन को और हमारी जितनी भी छात्राएं हैं उनको बराबर मैं संभालती थी। मैंने गिरिराज सिंह जी के साथ 12 साल काम किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। गिरिराज सिंह जी वाकई वो विद्वान थे और उनका काम करने का तरीका अलग था। फिर मैंने 3 साल तक राम सिंह जी के साथ काम किया। मुझे नहीं पता राम सिंह जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई, ये उनका पर्सनली सोच है कि राम सिंह जी ने इस बार मुझे अपनी कार्यकारिणी से ड्रॉप कर दिया। मैं, नटवर सिंह साहब रॉयल, मोहन सिंह जी बगड़ और जितेंद्र सिंह जी सरवड़ी। मगर मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात आपको कहना चाहती हूँ, और ये सत्राणी का वचन है कि जिस तरीके से मैंने राजपूत सभा को सबका समय दिया है और राम सिंह जी ने क्या सोच के मुझे निकाला, और मेरी ये जितनी जनता बैठी है, और मैं आपको कहूँगी उस टाइम नवरात्र चल रहे थे और मैं करणी माता की भगत हूँ। इतने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, इतने फोन आए कि लोगों को मुझे जवाब देने के लिए मेरे शब्द सूख गए थे, मेरे कंठ सूख गए थे कि ऐसी हालत हो गई कि रात को 10 बजे तक मेरे पास फोन आ रहे थे लोगों को कि हेमेंद्र भाई साहब कारण क्या है आपको कार्यकारिणी से निकालने का। यही बात है कि चलो कोई बात नहीं, राम सिंह जी को शायद मेरा काम पसंद नहीं आया, मगर आप लोगों धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब सहित आदरणीय मंच और विराजमान सभी सरदारों, आप सभी को मैं जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। जैसा कि आदेश हुआ, यहाँ आज एक विचार विमर्श, भाषण नहीं, और एक वैचारिक क्रांति, चूंकि इस समाज को वर्तमान समय में जिस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है, जिस एक क्रांति की आवश्यकता है, वो है रोजगार क्रांति। आर्थिक रूप से संपन्न ये समाज कैसे बने। भारत सम्राट थे और भारत सम्राट से आज स्थिति ये हुई कि एक चौकीदार बनने के लिए सिफारिशें लगवानी पड़ रही है। चपरासी बनने की लाइन में हमारा नंबर हजारों की संख्या में बहुत दूर तक नजर आता है। तो ये समाज जो भारत सम्राट था, क्या ऐसी स्थिति हुई कि आर्थिक रूप से किस तरह से समाज को, आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को मजबूत किया जाए। आदरणीय मेघराज सिंह जी शेखावत साहब ने, मेघराज सिंह जी रॉयल साहब ने एक इसी तरह की वैचारिक क्रांति की शुरुआत की, जिसमें रोजगार से मजबूत किया जाए। एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया, यूनाइटेड नेशन के 17 SDG गोल्स के साथ में टाई अप करते हुए। आने वाले समय में इस तरह की योजनाएं कि राजस्थान के 10 लाख बेटे बेटियों को प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए महीने की किस तरह से इनकम हो इस राजस्थान की धरती पर, राजस्थान के बेटे बेटियों का, उसके लिए एक लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही है। और आने वाले 2 वर्षों के अंदर, मुश्किल से 1 वर्ष के अंदर, उस प्लानिंग को, उस पॉलिसी को बनाकर भारत के प्रधानमंत्री जी तक पेश करेंगे कि राजस्थान को कुदरत ने ऐसी नेमतों से नवाजा है, राजस्थान को साधन संसाधन प्रचुर मात्रा में दिए हैं कि यहाँ का हर एक बेटे बेटी, 10 लाख बेटे बेटियों को 2 लाख रुपए कम से कम महीने की इनकम हो सकती है। लेकिन ध्यान नहीं देती सरकारें। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, ऐसे बेटे बेटियां, समाज से आप सभी से निवेदन करूंगा आदरणीय मेघराज सिंह साहब के बिहाफ पे कि ऐसे कोई भी बेटे बेटियां इस समाज में जिनके 90% से अधिक नंबर आए और पिता उन्हें पढ़ा नहीं पाते हों, पिता मौजूद नहीं हो, माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो, ऐसे बेटे बेटियां पैसों के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ऐसे बेटे बेटियों को लाकर हमें देना, उनकी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी लगने तक गोद लेगा ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। साथ ही साथ में वो बेटियां
जिनके पिता नहीं है या माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, बच्चियों की नस्ल खराब नहीं हो जाए, बच्चियां गलत रास्ते पर नहीं चली जाएं, उन बच्चियों का विवाह कराएगा ये फाउंडेशन। और विवाह भी किसी सामान्य मैरिज होम में नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल में साल में 2 बार, या तो सूर्यागढ़ जैसलमेर या लक्ष्मी विलास जैसलमेर। ऐसे बेटियों की शादी, साथ ही साथ प्रतिभावान खिलाड़ी जो कि साधन संसाधन के अभाव में कॉमनवेल्थ तक, एशियाड तक, ओलंपिक तक नहीं पहुंच पाते, साधन संसाधन के अभाव में उन्हें वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराना जिसके कि वो वास्तविक हकदार हैं, वो भी कार्य करेगा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। अभी इस तरह की योजनाएं हैं। ये तो रही बात पढ़ने वालों की। यहाँ कोई भी बेटा बेटी ऐसा हो जो पढ़ने में उतना अव्वल नहीं हो, या आपकी नज़र में ऐसा कोई हो, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में पढ़ने में अव्वल नहीं हो लेकिन हाथ का हुनर सीखना चाहता है, ऐसे बेटे बेटियों को हाथ का हुनर यदि अगर सीखना चाहे तो 3 साल तक किसी एक अच्छे होटल में, होटल लाइन में, चाहे वो फूड एंड बेवरेज सर्विस में जाए, किसी भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, फूड सर्विस में जाए, फ्रंट ऑफिस में या हाउस कीपिंग में, उन्हें 3 साल तक अप्रेंटिसशिप का कोर्स कराकर एक 5 स्टार होटल में आने वाले 3 सालों के बाद में उसे लाखों रुपए महीने का आदमी बनाने का कार्य भी करेगा। इस दौरान अप्रेंटिसशिप कोर्स के दौरान 10,000 रुपए जहां होटल की तरफ से स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे, रहने और खाने की सुविधा भी, तो 15,000 रुपए प्रति महीना हमारा फाउंडेशन उन्हें देगा। लेकिन फाउंडेशन देगा 3 साल पूरे होने के बाद में। इस तरह की अनेक योजनाएं और इस तरह की 11 योजनाओं को लेकर, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, धरोहर संरक्षण, धर्म इतिहास संस्कृति का संरक्षण, और धरोहर संरक्षण के लिए तो जो आपने कार्य किया है अब से पूर्व भी आई लव फाउंडेशन के माध्यम से जल संरक्षण के लिए कार्य किया। जयपुर की धरती है, तो जयपुर में बताना चाहूँगा, इस जयपुर शहर में एक झाबड़ गांव है महिंद्रा सेज के पास में, वहाँ यहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ 800 बीघा जो बंजर जमीन थी, बिल्कुल बंजर जमीन, खाल्डा जमीन जिस पर मनुष्य नहीं जा सकते थे, पानी नहीं था, हरियाली नहीं थी, वहाँ पर मियावाकी टेक्निक से 2016 से अब तक 3.5 लाख पौधे लगाकर, उन पौधों को जंगल बनाकर, और इस तरह का एक प्रेजेंट किया है कि शायद राजस्थान के लोगों को नहीं पता, शायद हमें नहीं पता, और शायद हिंदुस्तान की सरकारों को नहीं पता, लेकिन ब्रिटेन के जो राजा हैं किंग चार्ल्स, उनके प्रिंस चार्ल्स फाउंडेशन ने आपके उस योजना से प्रेरणा लेते हुए, आपके उस धुन प्रोजेक्ट के माध्यम से इनके साथ में टाई अप करते हुए भविष्य में काम करने का निर्णय लिया है प्रिंस चार्ल्स ने। साथ ही साथ में कतर की महारानी का जो ऑफिशियल फाउंडेशन कतर फाउंडेशन ने भी उस धुन प्रोजेक्ट के साथ में काम करने का एक टाई अप किया है। और जयपुर शहर की आबादी है 50 लाख। जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य है फाउंडेशन का, जयपुर शहर की आबादी है 50 लाख। यदि अगर बीसलपुर का पानी नहीं मिले तो पूरे जयपुर शहर को 2 दिन तक पानी पिला सकते हैं मेघराज सिंह जी शेखावत साहब। वो धुन प्रोजेक्ट में आपने करके दिखाया है। क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, पिछले 8 महीने हुए हैं यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाए हुए, और अब तक पिछले 8 महीने में शिक्षा में, गौ सेवा में, प्रतिभावान खिलाड़ियों की मदद के लिए, बेटियों के विवाह के लिए लगभग 4 करोड़ से अधिक की मदद इस फाउंडेशन के द्वारा कर चुके हैं। और अभी लगभग 60 के आसपास बेटे बेटियों को स्वयं गोद लेकर पिछले 8 महीने में, 60 का आंकड़ा तो पिछले 8 महीने का है ऑफिशियल आंकड़ा, हर एक बेटे बेटी को गोद लेते हुए उन्हें अच्छे कोचिंग में पढ़ाकर, उनके लिए हॉस्टल सुविधा, उनके लिए खाने की सुविधा, और बच्चियां तो ऐसी भी आई, आपका ये कहना है कि कोई भी बच्चा बच्ची पैसों के कारण पढ़ाई से रुके नहीं, चाहे जयपुर पढ़ाना पड़े, चाहे दिल्ली पढ़ाना पड़े। अभी एक बेटी को सिडनी पढ़ने के लिए भेजा है आपने। इस तरह के लगभग 60 बेटे बेटियों का 4 करोड़ की मदद करके, और ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन कार्य कर रहा है। मेरा आप सभी से गुजारिश रहेगी कि ऐसा कोई भी बेटा बेटी यदि अगर कहीं भी दिखे, पैसों के कारण उसकी पढ़ाई नहीं रुके, तो लाके इस फाउंडेशन को देना, उसे अपना बच्चा मानते हुए सरकारी और गैर सरकारी नौकरी लगने तक
उनको गोद लेने का कार्य करेगा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। कहने को और भी बहुत कुछ है, संक्षिप्त में अपनी बात कहते हुए यही कहूँगा कि हम आम आदमी के मन का एहसास बदल कर रख देंगे, लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो ये फाउंडेशन अकेला भी बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन आप सबने दिया साथ तो हम विश्व में एक नया इतिहास लिख देंगे। विश्व की बात करता हूं, और यदि अगर आप सबको ठीक लगे तो वेबसाइट है, 1 रुपए से सिर्फ सदस्य बन सकता है। 1 रुपया एक दिन का, 365 रुपए महीने के, ताकि हम सब मिलकर इस चैन को मजबूत करते हुए, इस कड़ी को मजबूत करते हुए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए हम एक मजबूत पहल करें, एक मजबूती का कार्य शुरू करें। आपने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। सादर जय रघुनाथ जी की। नाम हमें जानकारी मिली थी, उनको सूचना दी, 3 हमारे बीच आ गई है। मैं चाहूँगा अतिथियों से कि इनका सम्मान करें। सबसे पहले हमारे समाज की जो प्रतिभा है, खुशी दिलवाने के लिए उनको एक लेटर जारी किया जाए, क्योंकि जब जब इनको जरूरत पड़ती है तो तुरंत पूरा राजपूत समाज इनको याद आ जाता है। और जब इनको चुनावों की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ चुनिंदा लोग, मेरे पास तथ्य और सत्य ऐसे लोग हैं जो कि 16 साल के युवक को राजपूत सभा का आजीवन सदस्य बना करके और उससे वोट गिरवाया जा रहा है। राम सिंह जी दाद भाई ने मेरे को बोला कि आपका बल निकाल दिया जाएगा। यार, मैं भी तो आपका एक समाज का छोटा सा बेटा हूँ। ये अगर ऐसी घृणाओं को लेकर के अगर आप चुनाव लड़ते हो तो ऐसे चुनाव लड़ने में लड़ना नहीं होता है। वास्तविकता बात है, जो वास्तविकता की जाएगी। सस्ता लेकर के गए और उनको बधाई दे करके गए। क्या अपन राजपूत नहीं है? इन्होंने जो फर्जी नेतागिरी है वो करना छोड़ दें, क्योंकि समाज है, जानता है, देखता है, लेकिन उचित वक्त आने पर, क्योंकि इनके हाथ एक जगह कटे हुए हैं, वो आती है कि उनके पास सदस्यता नहीं है। फोन में फोटो अगर कोई भाई लेना चाहे ले ले। उनमें 3 लोग ऐसों की जमानत दिलवाई है कि 9 साल तक, जब तक मैं चुनाव लड़ूं, जब तक ये मेरे को वोट देंगे तो इनको सदस्य बनाऊं, नहीं तो नहीं बनाऊं। और बाकी भी बहुत से पॉइंट है। भाई साहब से मैंने 2 मिनट का समय लिया है, लेकिन मेरा कहना ऐसा है, राजपूत सभा सदस्य बनने में ना तो किसी को तनख्वाह मिलती है, ना कोई पैसा देता है। लेकिन ये जैसे करोड़ों लाखों रुपए जो खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ, आए दिन कहते हैं साहब 3 करोड़ का घाटा गया, 3 करोड़ की GST गई, टैक्स गया। वो 3 करोड़ रुपए जो आप चुनाव में लगा रहे हो, वो आप उनको दे दो ना, ज्यादा ही पैसे वाले बन रहे हो। ऐसा क्या उसके अंदर मीठा है जो कि आप चुनाव लड़ते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, गुपचुप में कूलडिम फोड़ते हो? तो मेरा आप सभी से निवेदन यही है कि सदस्यता के लिए ज्यादा से ज्यादा वो करें। अगली बार जब भी आपसे वोट मांगने के लिए आए, उनसे बोला जाए कि आपने कितने गरीब जो अंतिम छोर पर बैठे युवाओं को पढ़ाई में साथ दिया, कितने आपने गरीब बालिकाओं की शादी में जाके तन मन धन का सहयोग दिया। ये सिर्फ और सिर्फ देते हैं जो इनके फर्जी जो पट्टे बनवा रखे मकानों के, उनका करने के लिए और विधायक के टिकट मांगने के लिए ये काम करते हैं। आप सभी को ढोक जय माता। कह दिया था कि मैं खाना भी खिलाऊंगा, तो कार्यक्रम मतलब समापन की हो रही है। बहुत सी जिरे हो गई, बहुत सी एडवोकेसी हो गई, अपनी अपनी दलीलें हो गई। आज के इस बहुत ही खूबसूरत और शानदार, और मैं समझता हूँ इसको ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा कि कभी भी राजपूत सभा के या भवानी निकेतन के, जो जयपुर में यही 2 बड़ी सभाएं हैं, उनके चुनाव के बाद हारने वाले व्यक्ति ने कभी भी धन्यवाद सभा नहीं रखी। इसलिए ये ऐतिहासिक सभा इसको हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ऐसी धन्यवाद सभा में हमारे बीच राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और जयपुर जिले के बहुत ही जाने पहचाने, बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की भावना जिनमें तब से इनको जानता है राजस्थान जयपुर। सती प्रकरण से इन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक करियर शुरू किया। आदरणीय प्रताप सिंह जी खतेरियावास साहब, इस कार्यक्रम में मेघराज सिंह जी, जिनके बारे में वैसे तो ये उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, सब जानते ही हैं, लेकिन अभी इन्होंने नया इंटरनेशनली, जिसका नाम है ग्लोबल पीस फाउंडेशन। ग्लोबल का मतलब है पूरा ग्लोब, यानी दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब के नाम से इन्होंने ग्लोबल पीस का मतलब शांति, और फाउंडेशन वो नाम रख के, और राजपूत समाज सहित बहुत सी ऐसी प्रतिभाओं के लिए आप पिछले साल भर से काम कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये पहला प्रयास है शायद इस देश में, राजस्थान में, जो व्यापारी अपना व्यापार तो करता है, मुनाफा कमाता है, लेकिन सामाजिक सरोकार की भावना इस कदर हो, ऐसी पीड़ा हो, और उस पीड़ा पर खाली पीड़ा महसूस करके रह जाए, ऐसा नहीं, उस पीड़ा को धरातल पे कैसे उतारा जाए। तो इनकी शुरुआत भी इन्होंने अजमेर से करी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सभागार में एक शानदार कार्यक्रम किया, और मुझे भी सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में शरीक होने का। तो हम चाहेंगे मेघराज सिंह जी का एक बार जोरदार तालियां बजा के हमको कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और जिन्होंने राजपूत सभा का चुनाव दूसरी बार ये चुनाव लड़ा है, भाई बद्री सिंह राजावत, जो मेरे मामूसा का लड़का है, बड़ा ही बड़े मामूसा का लड़का है। बताऊंगा इस पूरी कहानी का एक नई जो हकीकत में क्या है, क्योंकि बहुत सा दर्द यहाँ मैंने सुना खुद ने भी, और मैं भी मेरा जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो साझा करूँगा। इस कार्यक्रम में अजय सिंह जी करौली साहब, हेमंत कुमारी जी, जिन्होंने बहुत शानदार अपना वक्तव्य दिया और इन्होंने भी अपनी पीड़ा जाहिर की, महावीर सिंह जी नाथाव साहब, डॉक्टर साहब का तो मतलब ऐसा कौन आदमी है राजस्थान में, और ख़ास तौर पर राजपूत, जो जयपुर मेडिकल कॉलेज से शुरुआत करके आपने हमेशा जहां भी आपका मौका लगा, जहां बस पड़ा, जितना आप कर पाए, मैं समझता हूं कि इनके कंट्रीब्यूशन को भी राजपूत समाज कभी नहीं भूल सकता है। कजोड़ सिंह जी साहब, आप बहुत ही समाज सेवी भी हैं, आपकी वाइफ तो भाभी साहब, अभी डब्बू ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, हमारा भाणेज है, कालवाड़ का सरपंच है, गजेंद्र सिंह जी साहब पूर्व प्रधान, डॉक्टर प्रताप सिंह जी चौहान, नवीन सिंह जी, और मंच पे विराजमान मोती सिंह जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, नटवर सिंह साहब, मोहन सिंह जी बगड़, कंवर साहब मंडोली, जिन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी भी हैं, हमारे राजाओं साहब जिन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा थानागा जी से, ये भी अलवर राजपूत सभा के अध्यक्ष रहे हैं। मंच पे विराजमान, पीछे और आगे नाम, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी समय हो गया जाने की है, तो सम्मानित मंच और सामने विराजमान भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मैं भी मेरी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, और स्वागत इस कारण करता हूं कि मैं बद्री सिंह का भाई होने के नाते, कि आपने इनके चुनाव में जी और जान से जितना आपसे बन पड़ा उतना आपने सहयोग किया, और मैं तो ये मानता था कि जो हार का अंतर है, कि मैं महेंद्र सिंह जी डिगरना मेरे दोस्त हैं पुराने, मेरा अनुमान था कि हार का अंतर 1000 से ज़्यादा रहे, मेरा ऐसा अनुमान था। लेकिन ओम जी भी मेरे साथ बैठे, मेरे साथ पड़े हुए, ओम जी का नाम भूल गया, ओम जी बराबर मेरे संपर्क में थे, बराबर ये रोज़ व्हाट्सएप भेजते थे, इनको फ़ोन करो, इनको ये करो। तो ये पूरी समापन पर मैं मेरी ये अनुभव बता रहा हूँ, जब बद्री इस बार चुनाव लड़ने के लिए ये मेरे पास आया, तो मैंने इसको बिल्कुल साफ इनकार किया कि भाई अपने को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता है कि हमारे परिवार का राजपूत सभा का अध्यक्ष का चुनाव तीसरा चुनाव है हमारे परिवार की तरफ से लगातार। तो मैंने इसको कहा, यार ये सारी क्रांति करने का ठेका कोई अपने थोड़ी ले रखा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के बारे में मैं काफ़ी 2 बार सारा एक्सपीरियंस हो गया था, अनुभव था, कि जब वोटर ही नहीं हुआ, मतदाता, तो चुनाव हारे और जीते कब, जब आपके साथ मतदाता ज़्यादा हो। जब 8200 की मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में मैंने जब गौर किया, पूरा ढंग से देखा, तो प्रताप सिंह जी हमारा परिवार जो है, जो जयपुर रहता है, उसके मैंने कहा अपने घर के वोट पहले कितने ये देखें। तो बद्री को मैंने ना किया, उसके पीछे क्यों किया कि 2 चुनाव तो हार चुके थे हम। पहला चुनाव जब हमारे जवाई लड़ रहे थे भवानी सिंह जी, तो हमने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, वो भी। दूसरा बद्री लड़ा तो भी पूरी ताकत से लड़ा। उस वक्त तो कोर्ट में मेंबर कैसे बने, कोर्ट कचहरियां भी हुई, हाई कोर्ट भी गए, खूब लड़ाई हुई। बात मूल की यह है कि
अपन जीते कैसे? जीत तब सकते हैं कि 8000 मेंबर हैं, 4100 आपके पास हो तो जीत सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि भाई अपने परिवार में, क्योंकि बंदिया में हमारा परिवार, मेरे सगे मामा 6 भाई और मेरी मदर वगैरह 4 बहन, तो 10 बहन भाई तो हमारे मामा और मेरे मदर हो गए। एक माँ जो मेरी माँ भी बैठी भी है, मेरी मदर भी है, मेरे मामा 2 ही बच्चे हैं 10 में से, 2 जिंदा है, बाकी 8 तो भगवान को प्यारे हो गए। तो एक मेरी मदर के हम 9 बच्चे हैं, यानी हम 4 भाई हैं, 5 बहन हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि मामा वगैरह 10 बहन भाई, मेरे अकेले की मेरी माँ के हम 9 पैदा हुए, तो ऐसे करके 100-150 तो हम घर घर के ही हैं। मैंने देखा भाई अपने वोट कितने हैं, ये प्रचार चल रहा है, अपने वोट कितने हैं। तो मैंने बंदिया में पता किया, पहले तो भाई अपने बंदिया वालों के वोट कितने हैं, बताइए कितने वोट थे। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, इसका अकेला का ही वोट था। इस बात पे ताड़ी बजनी चाहिए। आपको ये जानकारी नहीं थी ना? हमारे साथ में बद्री के साथ में मेघरा सिंह जी हमारे साथ, हमारे घर के पड़ती नहीं है, हमारे लिए ही गाड़ी दूसरी लगानी पड़ती है। तो हमारी जो सभा होती थी राजपूत सभा के चुनाव लड़ने की, वो 400-500 की सभा तो हर जगह होती थी। अब 400-500 की सभा हो रही है जोटवाड़ा में, हम लोग भाषण दे रहे हैं, बद्री सिंह जी को वोट दे और तालियां बज रही है। उस 500 की सभा में वोट होते थे 5, सभा 500 की है और वोटर कितने हैं भाई? जब हमारे घर में 150 वोट है, हम 150 मतलब पति पत्नी बच्चे मिला के हम बंदिया और मतलब हमारे जो एक अभी तो नाना के जन्मेजा एक मौजूद हैं, मेरी माँ बैठी है, 9 बच्चे तो हम हैं। अब आप बताओ 10 ये हैं, इनके बद्री के पिताजी और 10 बहन भाई हैं, तो 150 तो घर के मेंबर हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। उसमें वोट एक है, कितना वोट है किसका? बद्री का। अच्छा ये वोट बन कैसे गया? उनको पता नहीं था ये चुनाव लड़ेगा। जिस दिन ये वोटर बना उनको ये मालूम नहीं था कि ये चुनाव लड़ेगा। अब इससे आपको समझ में आ गई होगी डॉक्टर साहब, आप इससे अनुमान लगा लो। तो मैंने जो मना किया इसको इसलिए किया भाई, अपन 2 चुनाव लगातार लड़ लिए, वोट फिक्स है उनके, ऐसा अपन देख चुके हैं। जब वोट फिक्स है, अच्छा बनाने का काउंटर भी वही लगाते हैं भाई। ये भी नहीं है कि आप वोट बनाना चाहो आप बना सको तो बना लो, वो खिड़की खोलते हैं, जब खोलते हैं और उसमें वोट बनाए और खिड़की बंद। सही बात है कि नहीं है? ये सापला साहब बैठे हैं, बहुत सालों से संघर्ष कर रही है अभी। मोती सिंह जी तो इनके बिल्कुल ही पहले, मोती सिंह जी इस राजपूत सभा के मेन आदमी में से होते थे। मतलब कहने का है कि मैंने इसको साफ इनकार किया, देख भाई हाँ ये जरूर है कि तेरे को चुनाव लड़ाने के लिए इसलिए कि भाई बद्री के पास पैसा टका है, 2 रुपए खर्च कर देगा, तो भाई तू जितना मेरे को काम बताएगा उतना काम कर दूंगा। लेकिन देख तू ये मान के चलना चुनाव पर जीतेंगे नहीं, क्योंकि वोट का बात है, वोट फिक्स है। इसलिए डॉक्टर साहब आज जो बात हो रही है कि किसी भी संस्था में, चाहे वो राजस्थान की बहुत सी संस्थाएं हो सकती है, वोट कैसे बनाओ। एक तो अगर उसी संस्था में आपको चुनाव जीतना है, लड़ना है, चेंज करना है, तो आपको मतदाताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब बात रही साहब मतदाताओं की संख्या आप नहीं बढ़ा सकते। अभी एक मंच पे श्रीमान बोल रहे थे कि एजीएम बुला ले। अरे भाई एजीएम बुलाने का राइट किसको है? और एजीएम में आते कितने हैं? और एजीएम का फैसला रिकॉर्ड पे कौन लेता है? मतलब जितने प्रयास, मतलब थ्रू एजीएम हो सकता है, अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न हो एजीएम ही बुलाई जा सकती है। तो वोटर लिस्ट में आप अपना कोई भी आगे 3 साल बाद आगे क्या करें? तो मन सर अपने को कॉन्क्रीट बात ये करनी चाहिए कि 2 ही बात है। एक बात है कि इसी राजपूत सभा में जो माननीय अध्यक्ष राम सिंह जी, हम सब उनको बधाई देते हुए और मंच से मांग करते हैं कि कृपया आप मतदाता बनाने की या मेंबरशिप की विंडो है वो सार्वजनिक रूप से खोले। ये हमारा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए।
एक प्रयास हमें डेमोक्रेटिक रूप से उनको देना चाहिए कि ये पूरा जो हाउस है आज जो बैठा है वो ये मांग करता है कि फिर चुनाव हो, वो बने दोबारा बन जाए, तिबारा बन जाए, या संशोधन करना हो लेकिन थ्रू एजीएम, ये सारे संशोधन हो थ्रू एजीएम हो, लेकिन एजीएम बुलाई जाए, बुलाने के बाद उसमें सदस्यता खोली जाए। ये एक प्रस्ताव हम लोग पास करते हैं। क्या आप सहमत हो इस बात से? सहमत हैं तो दोनों हाथ करके बताइए आप। तो ये हम प्रस्ताव पास करते हैं कि एक बार उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप सदस्यता खोलिए। अगर फिर भी नहीं खोलते हैं तो दोबारा बद्री सिंह जी आपको दाल बाटी चूरमा खिलाना पड़ेगा। ये तो भैया खर्चा करना पड़ेगा, देखते रहो। दोबारा बुला, क्योंकि एक बार ऐसा नहीं हो कि आज हम खड़े और गुस्से में चुनाव आने के बाद में हमारा समाज पहले ही कई तरह से बिखरा हुआ है, कई करणी सेना हो रही है, कई राजपूत सभाएं हो रही है, कई और सभाएं हो रही है। एक बार हमें मौका 6 महीने में, 6 महीने के लिए उनको मौका देना चाहिए कि भाई मेंबरशिप खोलो। अगर मेंबरशिप खोल देते हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा फिर मेंबर बनाएंगे। अगर वो मेंबरशिप नहीं खोलते, 6 महीने बाद बैठे हैं, जैसा फिर डॉक्टर महावीर सिंह नाथाव साहब ने कहा, आप कह रहे हैं कि मैं 2 लाख मेंबर बढ़ाने का संकल्प लिया है, ये काम करूंगा। ये बात सही है कि डेमोक्रेसी में तो भाई जिसके साथ भीड़ है, लोग राजस्थान की सरकार ने जैसा राजस्थान में आरक्षण ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हुआ, वैसा सरलीकरण अगर केंद्र भी कर देवे तो आज हमारे बच्चे आरएएस आरपीएस बन रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस बनने लग जाए। अभी आपको पता है आईएएस अपने राजस्थान के राजपूत कितने हैं? क्या बांदीपुर साहब, आईएएस अपने समाज के कितने हैं राजस्थान के? राजस्थान के एक तो जैसलमेर कलेक्टर हैं प्रताप सिंह जी, नहीं डायरेक्ट आईएएस, और आईपीएस क्या बात साहब। अब मैं मेरी 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। एक सांड हो, मारवाड़ी में करी हूं, बिके दोनों सिंह मिलोड़ा, सिंह दोनों जुड़ोड़ा, तो कोई बद्री ज्ञान को हो, माँ ज्ञान को हो, वो पूछे समझदार आदमी ने, मेघराज ज्ञान का ने, कि जी ई सांड के सिंगा में माथो दिल तो कहीं हुए, बताओ कहीं हुए, कहीं हुए बताओ, फंस जाए, और फंसा बाद में कहीं हुए, सांड समझ जाए, और ऊपर नीचे मतलब कुछ भी हो सके, लागे पड़े। एक बार देखो मेघराज जी ने पूछो, दोबारा अजय सिंह जी ने पूछो, फिर सांड दिखो और मन में आवे कहीं मैं माथो दे लूं तो कहीं हुए, तो फिर अजय सिंह जी भी आई क्यों भाई माथो देवे। तो तीसरी बार हुई और फिर प्रताप जी ने पूछो, प्रताप जी तो जानो यो प्रताप है, प्रताप जी ने पूछे बद्री के प्रताप जी थे बताओ, यार हमारे मन में आ रही है, मत आ रही है, इनका सांड का सिंगा माथो दे लूं तो कहीं हुए। तो प्रताप जी बोले यार दे लो तो दिख जाए जो हो। और भाई सांड जो ही चढ़बा लागो नीचे हुई और झुके और चढ़बा लागो, तो बद्री भी में होशियार तो है, सुध बांध और माथो दे दियो सिंगा। अब सिंगा में जो ही माथो दियो सांड चमकड़ू ही हो, ऊपर नीचे पड़े अठी बठी, मतलब अब मान लो कि मतलब सांड चमके गांव का होगा भेड़ा, प्रताप जी मेघराज जी में सब भेड़ा होया भाई देखो, और जोरू कहीं कोई जगदम्बा की कृपा ही के बाद सांड माथो निकल जोरू तड़ास खान बढ़िया, मतलब गांव का भेड़ा होगा। अरे क्या बोटिया तने आज समझ में को ना रही यार, और कोई काम करवा को है कि अब पास बद्री सिंह पाछो उठो और कपड़ा झाड़ जोड़ के देखो भाई सुन लो, रोज रोज की जो चिरमराटी है ना, वहाँ एक दिन की गिरगिराटी में जो बारह गिरगिराटी ही आज चिरमराटी हो जाए ठीक है, मतलब मारे जो मन में आती कहीं होवे तो चुनाव वाली बात भाई आ है देख। अब मैं तो कह सकूं
कि चुनाव आगे लड़ना है तो सदस्यता जो बढ़ा, मेंबरशिप बढ़ा, चाहे कोर्ट बढ़ा हो, चाहे बुलाओ हो, चाहे एजीएम बुलाओ, कुछ भी ऐसा हो जो सदस्यता बढ़ा के फिर चुनाव लड़ोगे तो उस चुनाव की रीति नारी है। बाकी तो भाई जैन चालता आया हो वे चालता रहो। आप सब लोग आए, हम सबको भाई बद्री आपने बुलाया, सबके दर्शन कराए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पे बहुत गहन समीक्षा की हमने। तो पहले तो देखा कि जहाँ राजपूत थे, जिसके में सभी देवी देवता पैदा हुए, सभी ऋषि मुनि पैदा हुए, आज इस जाति की हालात क्या हो गए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इन्होंने होगी मेरा गम तेरा गम कहानी, मेरा खून तेरा खून पानी। सबको अपने खुद का छिपा हुआ एजेंडा होता है, इसलिए आप कामयाब नहीं हुए। जब अपन इस जगह पे पहुंच गए हैं, मैं आज शायद बोलता था पर बोल ही देता हूं। आनंद पाल की डेथ से पहले 3 दिन पहले हमारे भाई साहब का फोन आया रात को 10 बजे के लगभग, धर्मेंद्र सिंह, क्या भाई आप साम्राज्य नहीं जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा, मैं तो जुनून मत जाओ वहाँ पे। ये हमारी डिस्कस चली गई आधे पौन घंटे। मेरे बड़े वाला लड़का बाई चांस आया हुआ था तो बेडरूम में आ गया था वो, तो वो दोनों भाई चुपचाप देखते हुए मैं इनसे डिस्कस कर रहा आधे पौन घंटे में। जब मेरे को उसने बोला कि आप क्या कर रहे हो, इतनी देर बात करने की जरूरत नहीं थी, आपको नहीं जाना है, सीधा बोलते हैं मेरी इच्छा नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जाना चाहो जाओ। मैं यार समाज में बैठे के समाज की पापा क्या बताऊं, अब मैं आज ही बता दूं आपको क्या है। मैं बता दे कि 12 तारीख को जो इकट्ठे हो रहे हैं, सारे स्कूल खाली होंगे, सारे कॉलेज खाली होंगे, सारे गांव खाली होंगे और जाएंगे, और हर आदमी अपने आप को वहाँ पे लीडर घोषित करने की कोशिश करेगा, अपने आप को ज़्यादा मीडिया में लेने की चर्चा में रहेगा, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला, बगैर नेतृत्व के ये जा रहे हैं और इनके हिसाब से सिर्फ बेइज्जती करवा के आएंगे, ये लास्ट में इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक काम मैंने बढ़िया बताया, फिर ऐसी डिस्कस और चली यार, मैं समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब अजमेर का प्रोग्राम किया, धर्मेंद्र सिंह जी आए हुए थे, 60-70 हज़ार लोग इकट्ठे हुए, जो लेडीजों की संख्या थी 35,000। मैं कुछ करें तो मैंने उससे राय ली, तो उसने बोला कि बढ़िया मंचों पे जाया करो और माला पहने और साफा पहन ले, जैसे चल रहे हो, 1-2 लाख चंदा दे के आओ, दे के आ जाएगा। कुछ करना है तो फिर ये सोचो तुम्हारा गोल क्या है। 60 किलोमीटर भाई, 360 किलोमीटर के अंदर 50 किलोमीटर के बैठे हैं, तो अब अपन चारों तरफ मुसलमानों से ये मार देंगे, तो क्या किया जाए कि भाई चुप रहो, थोड़ी शांति रखो। सबसे पहले आवश्यकता किस चीज़ की है उस पर गहन करो। तो एक समझदार आदमी बोला कि सबसे पहले ब्रेड की, रोटी का इंतजाम करो, तो उन्होंने एग्रीकल्चर का इजाद किया। फिर बोले यार अपने हथियार चाहिए, दुश्मनों से चारों तरफ गिरे हैं, फिर हथियार के लिए चाहिए पैसा, तो उन्होंने मिलजुल के विचार गोष्ठी की अच्छी तरह, और कौन कौन बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं उनको एक दूसरे की हेल्प की, टांग खींचने वाली नहीं। और आज अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक उन लोगों के हाथ में, और हथियार उन्होंने ऐसे कर लिए, एक छोटा सा कंट्री 5-5 देशों 6 से लड़ रहा है। तो इसलिए जरूरत क्या है, किस चीज़ की जरूरत है, सबसे पहले ये तो सोचो। तो वो बातें मेरे उसके याद थी। अब एक अशोक सिंह नाम का लड़का आया, उसके बाप था नहीं, 3 बीघा जमीन, हिंदुस्तान के सारे मेडल जीत के आ गया, 10 में से 8 नाखून उसे खत्म हो गए, और किराया नहीं, उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना था ग्रीस। सॉरी आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, माफ करना, पर ये जिंदगी सत्यता है। मैं यार ये तेरा लड़का होता तो क्या करता, कहीं उधार लाते, चोरी वोरी करते, ठगी ठोरी करते, झूठ सच करके, तो मैं यार चल तेरे को मैं देता हूँ। तो मैंने शक्ति सिंह जी के पास भेज दिया। मैं खेल वेल में जानता नहीं हूँ, शक्ति सिंह जी आप बढ़ो। इन्होंने बोला कि ये काबिल है, कुछ न कुछ करेगा, तो मैं इसकी हेल्प कर दो। तो उसका जो भी हेल्प कर सकते हैं हेल्प की, वो वर्ल्ड के 4थे नंबर पे आया, तो हमें खुशी भी हुई।
ऐसे ही विकास लड़ाई, वो गोल्ड मेडल जीत के आई। फिर सोचा भाई अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। ये तो बजरी चल रही है, उसमें ही दुनिया भर के दुश्मन खड़े हो रहे हैं, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों को मेले, हमको भी साथ ले ले, किसी ने हमें बख्शा नहीं। ठीक है, तो मैं ये बजरी खत्म है तो हेल्प कैसे करेंगे। फिर बैठे बैठे विचार किया, विचार करने के बाद में अब एक ऐसा फाउंडेशन बनाते हैं, आज के बाद में जो बिजनेस करूंगा वो कम्युनिटी के लिए करूंगा। तो मैंने दोनों लड़कों से, ये शक्ति सिंह जी मेरे गवाह हैं, 12 करोड़ रुपए लिए, 3 करोड़ के CSR PCR फंड करके हमने 15 करोड़ से हमारा फाउंडेशन चालू किया। और मेरे को लगता है यहाँ पे कहीं बहुत संस्थाएं चला रहे होंगे, ये मेंबर होंगी, क्या पता किस किसी का झगड़ा करे, तो 15 करोड़ मुझे तो आज तक राजस्थान की तो किसी संस्था में राजपूतों में लगा नहीं, कैश किसी के पास में हो। 15 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे जिस स्पीड से बच्चे आने लगे। तो फिर सोचा भाई ये आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग के अंदर जब तक इकोनॉमिकली साउंड समाज नहीं होगा अपन कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से मजबूत करना है और खोई हुई राजपूतों की प्रतिष्ठा वापस कैसे स्थापित की जाए, उसके लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। तो बहुत आए राजनीति कर लो, तो मैं कह राजनीति तो बाल ठाकरे के लड़के ने कर ली, तो अपने करने की जरूरत नहीं है, किया नहीं है तो करके देख लेने, किया होगा घर देख ले। एक रोज बाल ठाकरे का ऐसा था कि राष्ट्रपति को फोन करे तो उसके फोन को कोई मना ही करने वाला नहीं था, तो बेटे ने लड़ा चुनाव, हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो पहला हमने निर्णय लिया कि हम जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, काम करेंगे तो करेंगे बाल ठाकरे वाला, जो और ये भी समझ लिए कि मैं इस फाउंडेशन से कभी आर्थिक फायदा नहीं लूंगा, मतलब कोशिश करूंगा भी रोटी नहीं खाऊं तो उसके भी पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। पहले ये संकल्प लिया मैंने। शक्ति सिंह जी जो मुझे और कोई आदमी नजर नहीं है, मैंने इनको बुलाया, तो मैं यार कुछ कर सकते हो क्या, आइडिया तो मैं एक से एक दे दूंगा, तो क्या करना चाहिए। मैं क्या, हमें तो राज में भागीदारी चाहिए सबसे पहले, बगैर राज के भागीदारी के कुछ नहीं है। तो राज में भागीदारी का सबसे इजी रास्ता हमें जो नजर आया वो आया कि आज देश के अंदर देश बर्बादी के कगार पे है। क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास अच्छे ब्यूरोक्रेसी नहीं है हिंदुस्तान सरकार के अंदर। उसका कारण देश जब आजाद हुआ एक आरक्षण दिया गया गरीब लोगों के लिए, अमीरों के लिए नहीं। उस टाइम स्कूल भी कोई 200-200 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर दूर हुआ करते थे, तो आरक्षण हुआ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आरक्षण में विरोधी हूँ, मैं तो राजनीतिक विरोधी हूँ, पहले बता दूँ। न किसी संस्था को मुक्ति पा रहे हैं और मुक्ति पाई अब नहीं, इसमें तो है नहीं। अब मेरा कोई दुश्मन है, उससे मेरा झगड़ा है तो कोई इलाज नहीं है। 10 आदमी 100 में से गलत बोलते हाथी के पीछे कुत्ते बहुत भुगते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला हमने ये डिसीजन लिया, फिर हम दोनों गए विक्रांत सिंह तोमर के पास में। तो विक्रांत सिंह तोमर को बताया कि हमारी ये योजना है कि अगर है तो मैं मेरे चाहे 1 घंटा मिले चाहे 2 घंटा मिले, मैं आपको जरूर दूंगा। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कौन है कि आज की तारीख के अंदर राजपूतों की हिंदुस्तान के अंदर कितनी भी संस्थाएं हो, विक्रांत सिंह तोमर जैसा एक भी विद्वान किसी संस्था के पास में नहीं है। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप खोल लेना। तो मैं क्या, लक्ष्मी तो भगवान ने अपने दे दी, अब बड़े बड़े सेठों से मांगने जाएंगे तो अपने मिल भी जाएगी। तो अब हमें चाहिए सरस्वती पुत्र। तो सरस्वती पुत्र के अंदर ये अच्छा बोल लेते हैं, तो मेरा इस पर विश्वास भी था। तो विक्रांत सिंह तो हम तीनों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि पहले क्या किया जाए, पहले ऐसा काम किया जाए जो आज तक हिंदुस्तान की किसी संस्थाओं ने किसी आदमी ने सोचा नहीं। अपन एक होता है रीजनेबल, एक होता है अनरीजनेबल। और आपको ये पता भी नहीं होगा किसी को कि अनरीजनेबली कोई वर्ड में संस्था चल रही है क्या, तो मैं नहीं जानता था, मैंने मेरे बेटे से सुना। आप ये प्रोफाइल खोले ना उसकी, अनरीजनेबल फेलोशिप। तो पहला काम ये कि जो समानता और असमानता इतनी बढ़ चुकी है, पहले सबसे पहले वो दूर करेंगे। उस दूर वो करने के लिए हमें क्या करना है, तो 3 तरह के लोग बच्चे हैं। एक तो वो बच्चे जो किसी की मेहरबानियों पे नहीं है, अपने आप अपनी काबिलियत से IAS, IPS, CA, CS और प्राइवेट सेक्टरों में बहुत नौकरियां हैं टॉप की, उनमें चले जाते हैं, उन पे किसी की मेहरबानी नहीं है।
दूसरे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला, जिनके घर खाते पीते थे, उनके बच्चे पढ़े, वो 50 नंबर ले आए तो उनको नौकरी मिल गई, 60% मिले तो नौकरी मिली। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि नाकाबिल लोग, जिनमें नाकाबिल लोग काबिल लोगों के साथ बैठ गए और देश को अच्छे कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं मिली। अब काबिल लोग और ही बैठे हैं, वो हैं सी कैटेगरीज के, गांव में 90% नंबर लेके आ गए, उनके पास पैसे नहीं है, पढ़ने के नहीं है, किराए के पैसे नहीं है। कुछ राजपूत समाज, अन्य समाजों में भी बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते, ऐसी भावना भी है। उन बच्चों को उठाओ, वो ऑलरेडी काबिल हैं, वो जब जाके परीक्षा देंगे तो 50-60 वालों का खाता नहीं खुलेगा, वो जाके काबिल आदमी काबिल लोगों के साथ बैठ जाएंगे, तो हिंदुस्तान को बहुत अच्छे काबिल लोग मिलेंगे। और जो फाउंडेशन की या आप लोगों की हेल्प से जाएगा तो वो उसका नेचर भी हेल्पिंग नेचर रहेगा, उसका सोच भी हेल्पिंग रहेगा, वो अच्छी तरीके से बात करेगा, वो अच्छा रिस्पॉन्स देगा और इतना बड़ा डाकू भी नहीं होगा जितना बीच वाले होते हैं। मेरे कहते समझ नहीं आ रही। तो एक सरकार को अच्छा प्रशासन मिलेगा और लोगों के अच्छे तरीके से काम होंगे। तो पहला काम तो ये, और उसके अंदर फिर देखा प्रोग्रेस किया तो हमने एप्लीकेशन मांगी। तो राजपूत समाज की क्या बड़ी प्रोग्रेस है, आप गोड को धन्यवाद देना। 60 बच्चे आए हैं, 55 लड़कियां हैं, लड़कों का तो खाता ही खत्म है। ये इसका दुर्भाग्य मान लो, ये आप लोगों के हम बड़े महान बन गए, ये स्थिति है और खिलाड़ियों की भी यही है। तो पहला कदम तो ये, इससे सरकारी 90% वाले को 1000% नौकरी मिलेगी, चाहे सरकारी मिले चाहे गैर सरकारी मिले। दूसरा हमने जो प्लान बनाया है, अच्छा ये बगैर राज की भागीदारी नहीं हो सकता और हम अकेले इसको चला नहीं सकते, ये भी सच्चाई है। तो पहले राजपूत समाज का पहले देख लें, इस 70 सालों में नहीं, इस 250 सालों के अंदर जब से अंग्रेज आए हैं, ये राजा महाराजा किलों से आगे पैलेसों में और पैलेसों में आगे इनकी सबकी होगी बुद्धि भ्रष्ट, ये बन गए अयासी पैलेसों में आने के बाद। देश आजाद होने के बाद में अपनी स्थिति देख ली, तो डे टू डे जो मोरल गिरता गया, नैतिकता का तो एप्रिसिएशन हो रहा है, अनैतिकता का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो हमारे फादर की एक चीज बोली, ये कितने लोग तुम पे विश्वास करते हैं वही तुम्हारी कामयाबी है, अच्छे कर्मों से। तो हमें काम करना है, वो लोगों का विश्वास क्या जीते। तो नंबर 1 एक, दूसरा है रोजगार का साधन टूरिज्म, जिसमें हम भी आए हैं, हमने बर्तन धोए हैं, इस रामबाग में नौकरी की है, कोई शर्म नहीं की, तो आज कामयाब हो गए। और ऐसे कई लड़के जो हो गए कामयाब उनका। तो ये सोचा भी सरकार के बगैर ये काम नहीं हो सकते। तो पहला हमने काम ये सोचा कि मेरे खुद की होटलों में 50 बच्चे रूम हैं, वो बच्चे अनपढ़ से लेकर ग्रेजुएशन, और जिनकी 18 साल की उम्र वाले अड़े फायदा नहीं है। 3 साल जब वो होटल का काम सीख लेगा तो वर्ल्ड वाइज इतनी नौकरियां हैं कि नौकरियां ज़्यादा है, आदमी कम है। तो आराम से 50,000 से लेकर 1 लाख का आदमी बन जाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी प्रैक्टिकल है। उसका कारण क्या है, होटल लाइन के अंदर आज की तारीख बहुत कमी है। होटल में चाहिए, मोटल में चाहिए, रोटल में चाहिए, फ्लोटल में चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटलों में चाहिए, सब होटल लाइन के ही लोग चाहिए। सपोज करो एक, फिर इसमें देश हित बहुत ज़्यादा है। हम हमारे राजपूत समाज के साथ में सर्व समाज को भी देख रहे हैं और साथ में हमारा देश है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आज तक किसी बड़े अर्थशास्त्री ने नहीं सोचा। 1 लाख बच्चे बाहर जाते हैं नौकरियों के लिए। अगर 25,000 रुपये महीने के भेजते तो 25,000 लाख रुपए पर मंथ हिंदुस्तान को फॉरेन करेंसी मिलेगी। गवर्नमेंट ने कोई कमियां नहीं रखी, गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट खोल दिए, पर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या है कि 10% बच्चे भी 1 साल अपनी जिंदगी का बर्बाद करके इस होटल ट्रेड में, हॉस्पिटल लाइन में नहीं जाते। उसका कारण कि उसमें लगती है फीस, गरीब बच्चा जा नहीं सकता, जाते हैं खाते पीते करोगे। 1 साल का अनुभव के लिए 3 महीने के लिए जाते हैं ट्रेनिंग में, उनको सिर्फ 3 महीने का कागज का टुकड़ा चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और होटल वाले जो छोटी बड़ी सफाई कर लेगा, ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी, बाहर आके जब वो नौकरी मांगते हैं तो नौकरी नहीं मिलती 5,000 की,
छोटी नौकरी उनको करनी नहीं है, बड़ी नौकरी मिलने वाली नहीं, तो वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। 140 करोड़ की पब्लिक में ही हाल है। अभी ये 2 फार्मूले लेके आए, फिर हम लेके आ रहे हैं माइनिंग के अंदर। खुशी भी और शर्म भी है, मुझे राजनीति में केवल 2 आदमी मिले हैं जो इस धुन प्रोजेक्ट को 2 साल पहले समझ गए और उन्होंने निस्वार्थ मेरा काम किया। एक था हरीश चौधरी, दूसरा था सीपी जोशी। उन्होंने समझा और उन्होंने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन लिया, 1 मिनट भी उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं की। और अधिकारियों में मिला केवल एक इकबाल खान। आज वो प्रोजेक्ट आप जाके देखो, अब आप इतने लोग बैठे हो, बी कॉर्प क्या होता है ये कोई नहीं जानता। जानते हो कोई? बी कॉर्प सर्टिफिकेट होता है, वो अगर हिंदुस्तान में मिला हुआ है रियल एस्टेट में, केवल हमारे धुन प्रोजेक्ट में मिला है। हिंदुस्तान में किंग फाउंडेशन ने और कतर फाउंडेशन जिनका आपसी कोलैबोरेशन है, किसी प्रोजेक्ट के साथ के अंदर पार्टनरशिप नहीं की जो हमने हमारे साथ में की है। यूएनए ने बुला लिया, हार्वर्ड कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वो हो गया हमारा उसका कोलैबोरेशन। तो ये काम करके दिखा दिया। अब करना है कि समाज की कोई प्रतिष्ठा कैसे वापस लेके जाए, उसके लिए चाहिए आप लोगों का साथ। जो हमारी विचारधाराओं से सहमत है वो केवल 1 दिन का 1 रुपया देके सहभागी बन सकता है। वो ही क्यों बना रहे हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि 70 लाख राजपूत हैं, उनका सोच कैसा गया, उनके भाव कैसे गए। 1 रुपया कोई नहीं दे सका तो फिर आप समाज का कितनी संस्थाएं खोल लो, कितना कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं। 10% राजपूत अगर हो गए और उनके साथ में हमारी राय भी है, दूसरी जाति के लोगों में एक दोस्त होना ही चाहिए। कितने हो गए? 14 लाख। 14 लाख की एक मीटिंग कर लेना और जो इतने अच्छे प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री जी को भेजो, सरकार को भेजो। हर सरकार आपका विचार मानेगी, आपके आइडिया को मानेगी। अदरवाइज तो है ही, पहले रहते यूं तब ले जाते क्यों, नजर आ रही है। तो ये लास्ट प्रयास है, 1 रुपया देके वही भी हमारे विचारधाराओं से सहमत है वही बनना, वैसे नहीं बनाना हमें किसी को भी। जो 100% समर्प्यामी और फाउंडेशन के अंदर कोई गहरा नतु गहरा आदमी नहीं होगा। या तो पद्म श्री, पद्म भूषण या विक्रांत सिंह तोमर जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लेके आएंगे, वही तो योजना बनाएंगे, वही आपके विचार रखेंगे। और अगर आपको सुनना है तो उसका एक लिंक ले लेना इनसे, पहला मोटिवेशन भाषण सुन लेना विक्रांत सिंह तोमर का। आज तक अगर आपने किसी साधु संतों से सुना हो, किसी और से सुना हो, तो हमसे बात कर लेना, पहला मोटिवेशन। तो इसके साथ धन्यवाद, फिर कभी मिलेंगे, चर्चा करते रहेंगे। ये दाल बाटी भी आने मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहलो सुख निरोगी काया बोलते क्यों नहीं हो? पहलो सुख निरोगी काया और दूजो सुख, अरे पागलो, दूजो सुख राजमा पाया। पहलो सुख बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या आप भांग पीने के लिए आए हो क्या? तो ये एकता का अपना स्वरूप दिखाओ। पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख राज में पाया। अरे मर्दो, ये इन्होंने गोयल साहब ने क्या कहा, सुना क्या आपने? अरे इतनी लड़कियां जो है पास हो रही है, छोरे जो है 12 बज रही है, तो हम यहाँ पर ये छोरे तो बेटे, छोरों के बाप बेटे हैं, हमने क्या उनको क्या शिक्षा दी है? शर्म आनी चाहिए हमको। क्या किधर जा रहा है समाज? क्या समाज की दुर्दशा हो रही है? हमारी निष्क्रियता की वजह से ये हालात हो रही है। आपके वो सामने 86 वर्ष का बुढ़ा घोषणा कर रहा है कि अगस्त के अंदर सीकर के अंदर 5000 गाँव के अंदर गाँव क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है बनाएंगे, सबके बैंक अकाउंट खोलेंगे और ये जागृति फैलाएंगे। लेकिन ये जो है बंजा बद्री सिंह जी बंध्या, ये चुनाव लड़ेंगे, इनको अध्यक्ष बनाएंगे। इनको मैंने रास्ता बता दिया है, इनको हमने रास्ता बता दिया है कि आपका टेलीफोन नंबर तो उनके सबके हमको दो, और वो टेलीफोन के ऊपर जो है उन मेंबरों से हम संपर्क करेंगे। वो नहीं बनाएंगे मेंबर, लेकिन जो ऑलरेडी मेंबर है उनका हृदय परिवर्तन करेंगे। तो हृदय परिवर्तन नहीं करोगे क्या आप लोग? क्या भोजन करने के लिए नहीं, या जीवने के लिए बता रहे हो क्या? नहीं, भोजन करने के लिए बता रहे हो क्या? अरे यार
विश्वास है कि हमको एक हमारा योग्य नेता चुनना चाहिए। आवाज दो। कहीं भाड़ में एक है क्या हाथ नहीं उठे आपसे? आवाज दो। अरे जिनके हाथ नहीं है तो वो रंडुए अनेक है क्या? आवाज दो। हाँ, अब के थोड़ा जोर है, लेकिन जिनके नहीं उठे, आप लोग नहीं उठा रहे क्या हाथ? आवाज दो। आवाज दो। पंजा जी, अब आपको जो है पीछे नहीं हटना है। एक सेकंड और भाई साहब को, धर्मेंद्र जी को मनाऊंगा अच्छी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह साहब। और अब हमारे बीच बैठे जननायक सम्माननीय प्रताप सिंह साहब से अनुरोध है कि आप भी हमें उद्बोधन प्रदान करावें। सम्माननीय प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि आप सबको यहाँ पर इकट्ठा किया, सबने एक दूसरे की बातें सुनी। और आप जानते हैं आज प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे से पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। हम एक दूसरे को जाने, पहचाने, एक दूसरे की बात सुने और एक दूसरे की बात को सम्मान दें तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक लिसनर ही सबसे बड़ा स्पीकर बन सकता है। जो सुनने की ताकत रखता है वही अच्छा वक्ता बनकर लोगों के बीच में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए आज सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही, सम्मानित मंच सब लोग बैठे हैं, इसलिए नाम नहीं ले रहा क्योंकि टाइम बहुत हो गया। राठौड़ साहब कह रहे थे कि आप जल्दी सब करो क्योंकि लोग दाल बाटी चूरमा खावेला और ये बद्री सिंह जी कमाल कर दियो आप। तो बद्री सिंह जी शुरू से क्रांतिकारी आदमी है और ये हमारे घर का मामला है क्योंकि राजपूत सभा को लेकर जो डिस्कस हुआ, यहाँ डॉक्टर महावीर सिंह जी नाथावत बैठे हैं, हम छोटे छोटे थे तो डॉक्टर साहब को हम देखते दूर से भागकर देखते और डॉक्टर महावीर सिंह नाथावत ये है, बोले हाँ। तो मैं एक बार साइकिल पे जा रहा था राठौड़ साहब, तो एक बार तो डॉक्टर महावीर सिंह जी को दिखाया, हमारे बड़े ब्रदर करण सिंह जी। एक बार मैं छोटा था, मैं डरता, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था। एक दिन मेरे को साइकिल में बैठा ले, फिर राजेंद्र राठौड़ को दिखाया, बोले ये राजेंद्र राठौड़ है, इसको भी देख ले। तो मैंने राजेंद्र जी, बाद में जब जमाना बदला तो वक्त बदलता रहता है, तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी नहीं हुआ था डॉक्टर साहब, तो मैं राजेंद्र जी का मैंने बहुत ढूंढा, एक जगह सनातन आता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी से नफरत नहीं, हम कमजोर हो रहे हैं। और ये इसलिए आप इस वक्त समझो वर्तमान में क्या हुआ। वर्तमान में एक युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, आप आश्चर्य करोगे पूरे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया। मानते हो आप ये बात? कहीं चल रहा था? जब देश और धर्म का सवाल आता है, जब देश और धर्म को बचाने की बात आती है, लोगों ने धर्म को साइड में करके पहले देश को बचाने का संकल्प ले लिया। देश रहेगा तो मैं रहूंगा। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आप देश बचाने के लिए लड़ते हो, लोग आपकी तरफ देखते हैं। और तुरंत जैसे युद्ध खत्म हुआ, हम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग निकले वापस उस हिंदू मुसलमान में लग गए और सबसे ज्यादा हम फंसते हैं उसमें। आप आश्चर्य करोगे, जब राणा सांगा लड़ रहे थे, ये सत्य सिंह जी तो समझते हैं हिस्ट्री में, हसन का मेवाती, जिस बाबर को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बाबर को गालियां देकर हिंदुस्तान का राज ले लिया, उस बाबर को हराने के लिए पहले हसन का मेवाती लड़ रहा था और इतना जबरदस्त लड़ा के जब राणा सांगा पहुंचे उससे पहले वो लड़ाई चालू कर चुका था और राणा सांगा के साथ मारा गया। वैसे ही इस बार पूरा देश एक हो गया, ना जाति ना धर्म। आपके तरफ आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, आप नोट करना, मेघराज सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कही कि राज में पाया। जब आप लाखों आदमियों को इकट्ठा कर लोगे और आपकी आवाज होगी तो राज में पाया अपने आप ही होगा। आपसे मैं इसलिए उम्मीद कर रहा हूं, आपको ताकत ये होनी चाहिए कि आप कैसे लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। आपके, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता, आपकी कुछ गलतियों से कुछ लोग इतना तेजी से आगे निकले कि जो आपके साथ खड़ा था उनके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि आप तो दूसरों को बचाने निकल गए। उनको मजा आने लगा कि भाई साहब घर पका के हाथ लगा बला जाए तो सुधरिया, कम से तो निपटा एक। तो आप समझते ही नहीं हो। और आप एक बात तय कर लेना, आज इस बच्ची के जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में बच्ची के नंबर आए, वो संग्राम जी को तो मैं जानता हूं, बाकी अधिकतर को मैं जानता हूं, 99 पॉइंट समथिंग।
अबव 90, 500 में से 499 नंबर। और ये बच्चियां जो नंबर ला रही है, ये मानकर चलना, ये हमारी समाज का नेतृत्व करेगी, आधार बनेगी और दिशा बदल देगी, आप देख लें। और ये जो हमारी सामाजिक संस्थाएं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यदि बद्री सिंह चैलेंज कर रहे हैं तो इससे समाज को पॉजिटिव लेना है। ये कोई राम सिंह जी में या बद्री सिंह जी में पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये इनका हक है। ये कह सकते हैं कि ये मुद्दे ये होने चाहिए। महावीर सिंह साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि मैं आदर्श राजपूत सभा बना रहा हूँ और 25 रुपए फीस के साथ 2 लाख लोग जोड़ दूंगा। क्यों नहीं बनाइए, बनाइए। ये संगठन यदि 2-2 लाख 50,000 पर पहुंचते हैं, आपकी ताकत डेवलप होगी, लोग डरेंगे आपसे। आप क्या बात कर रहे हो? इस जमाने में सर गिनाने का जमाना है। मैं सही कह रहा हूं आपको, मेरे यहाँ सुबह पहले ईडी वाले आ गए 6 बजे। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था मेरे यहाँ ईडी आएगी। मेघराज सिंह जी के यहाँ जाए वहां तक तो ठीक है मैं आपके पहले आ चुकी, इसलिए तो वहां मेरे तो सपने में नहीं थी। अब ईडी वाला आ गया हमारे तो रात में पूर्ण सिंह जी रहे चौकीदार, कोई 30-35 बरस तो कहते ही अठीकर को नहीं आया, सीधा मुंह लिफ्ट तो आया, वो नहीं बटनो आया, आवाज है बना जी। हाँ पूर्ण सिंह जी बताओ कहीं बात होगी। तो बना जी ईडी वाला आया है। अरे मैं जो ईडी वाला आ गया, पीडी तो है ही कोई नहीं कोई। अब आप आश्चर्य करोगे, जब ईडी वाले आए तो 200-300 पुलिस वाले और वो उस कमरे के आगे जाने लगे। तो बेटा पतला सा पूर्ण सिंह, उसने कहा इस कमरे से आगे मत जाना। बना जी लागे बहुत सीधा है। मैं क्यों थे कहीं क्यों बाने बोले बना जी लागे बहुत सीधा पर है बहुत खतरनाक। और जी का बडोड़ा पे बांसु ज्यादा खतरनाक है, जीव ने वो तो बुझाओ लोटे। तो मैं क्यों के साथ में बाने रोक दिया, पर मैं माथा पूरी करी। तो मैं बैठे ही बैठा है, मैं क्यों मम्मी पापा बोले साहब मैं तो आज तो सो रही है, तुम्हारे कोई मासी का फंक्शन हो बैठे पे सब 1:30 रात में 1:30 बजे आया मैं आयो। आप आश्चर्य करोगे जब कोई मदद नहीं करता, आपकी पावर बता रहा हूं मैं, तो डेस्टिनी आपकी मदद करती है। वो ठाकुर जी आपकी मदद करते हैं हर जगह, ये ध्यान। और सुदर्शन चक्र वाले की पावर आपके साथ खड़ी है, लेकिन वो तब होती है जब लोग, मैं उम्मीद ही नहीं कर रहा था, मैं खुद ये सोच रहा था कि जयपुर में अब आप लोग जमानो को नहीं रियो कैंडा कौन आवेला को नहीं आवेला, लेकिन आधा घंटे बाद मेरे गली छोटी है, वो गलियां भर गई। मेरे पास बड़े पुलिस अधिकारियों का फोन आया, साहब ये सीएम हाउस पे भी पता नहीं कौन कौन इकट्ठे हो गए, झंझट हो जाएगा। मैं क्या, मेरे यहाँ तो ईडी आई हुई है। जब ईडी वाले गए तो उन्होंने कहा था हमने पहली रेड की है ऐसी जिसमें आप बाहर आके 20 बार बयान दिया है तसल्ली से। तो आप जिंदा दिली के साथ जीना पड़ेगा। और हमारे घर के मामले हम ये प्रॉमिस करते हैं, जो धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा, हम दोनों मिलके और महावीर सिंह साहब से मेघराज, हम एक बार उनसे बात करेंगे खुद जाकर, और ये प्रॉमिस है हमारा, कहेंगे कि आप ये सदस्यता खोलिए, ये आज समय की जरूरत है, आपको खोलनी चाहिए। ये इसलिए जरूरत है कि ये स्थिति क्रिएट नहीं हो जाए कि कल एक राजपूत सभा तो 8,400 पे हो जाए, दूसरी 15 लाख 50 लाख पे चली जाए, तो वो ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो वो हम समझाएंगे और समझना चाहिए। कुछ बातें यहाँ से अच्छी निकली है, ये हमारा एक परिवार है राजपूत सभा और ये पूरा समाज, लेकिन हम आप नेतृत्व करते आए हो। आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर 3-3 बार, भैरव सिंह जी जैसे लोग 3-3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, ये बिकॉज ऑफ आपका जो दूसरे लोग साथ देते हैं उसके कारण संभव हुआ। तो आपको आपकी लीडरशिप नहीं छोड़नी है और वो लीडरशिप रखनी है। और पढ़ाई के लिए जमाना टाइम मैनेजमेंट का है, और ये जो संस्थाएं काम कर रही है जैसे मेघराज सिंह जी, महावीर सिंह जी और राजपूत सभा, ये बद्री सिंह जी, उनके लिए तो जरूरत है लोगों को हम अभियान चलाएं। तो वो लोग, आप बताओ, खुद को खा रहा 100 रुपया को। और मेघराज सिंह जी की एक बात मुझे अच्छी लगी, छोटी नौकरी करवाने कोई तैयार ही। आपने उदाहरण दिया कि हमने बर्तन धोए, सही कह रहे हैं, जो छोटा होता है, छोटा काम करता है, वही बड़ा आदमी बनता है। एक दिन में तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता। एक दिन में तो ये बने नहीं कि आज ही मैंने पूरा बिजनेस, इतने बड़े टाइकून बन गए। बिजनेस टाइकून तब बने जब धीरे धीरे काम चालू किया। लोगों को समझाने की जरूरत है, हम शर्म नहीं करें, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। कई बार लोग, मैं, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन था, मेरे कोई ऑपरेशन हुआ था छोटा मोटा, तो मैंने मेरी माँ से पूछा, फिर पार्टी वाला प्रेशर कर दिया है, पहले तो मैं रूरल लड़ना चाहता हूँ, पर वापिस प्रेशर है बहुत कि चुनाव लड़ना पड़सी।
और चुनाव बहुत टफ है, मैं जीत को नहीं रही हो, तो बताओ कहीं करूं। बोले प्रताप सिंह वो आप पूछ रही हो मैं चुनाव किया लड़ू, तू आज तक जिंदगी में कोई चुनाव छोड़े तो लड़ना ही है चुनाव। आप बात करोगे एक माँ ये कह रही है तेरे को लड़ना है चुनाव, जब चुनाव हो गया मैं हार गया, बाद में मुझे लगा कि हाँ ठीक कहा था मेरी माँ ने, मुझे चुनाव लड़ना ही चाहिए। क्योंकि यदि तेरी पार्टी कह रही है लड़ने से आदमी रिजल्ट के बाद ये घबरा जाए कि मैं आगे नहीं आऊँ, बद्री सिंह जी कल आपका कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, आप ये ध्यान रखें। कल लोग आपके साथ कहते हैं ना, कई बार लगता है मैं तो अकेला ही चला, मैंने ऐसा टाइम देखा है कि जब मैं अकेला गाड़ी में से उतर जाता हूँ कई बार पता नहीं कहाँ से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग आपका जमाना बदल जाएगा, आप देख लेना जमाना बदलता रहता है। इसलिए ये ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए कि राज मारो ही है, मैं ही आवाला, माँ कोई जमानो है, मैं ही बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी भी बदल जाया करे। और आपको पता है जागीरदारी प्रथा गए सिर्फ 76 ईयर्स हुए राठौड़ साहब, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 76 ईयर्स, सिर्फ 76 साल ही तो हुए। और अभी आपके समाज में कुछ सुधार हुआ है, आजकल वो पीसा वीसा लेना बंद हुआ, मैं तो आज देखूं कम हुआ है, बहुत जगह में देखूं कम हो गया, बिल्कुल ही लगभग। और वो काम जो शुरू हुई है बहुत बढ़िया है, मैं बद्री सिंह जी को बधाई दूंगा। इस तरह की मीटिंग आपने की, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया और हम सबको यहाँ बुलाया। एक मैं बात आपसे जरूर कहूँगा, आज तक ऐसा एक आदमी नहीं कह सकता कि राजस्थान के किसी कोने से वो आया हो, चाहे मैं मिनिस्टर था चाहे मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, तो भी मैं उसके लिए फोन भी करता हूँ, उसका रिजल्ट भी आता है अधिकतर का, ये ध्यान रखना। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बीजेपी का हूँ मैं चला गया, बीजेपी वाला आया हो चाहे कांग्रेस वाला, चाहे बाड़मेर जैसलमेर के बच्चे, कई बच्चों का तो ऐसे मामले हैं तो अभी भी मेरे पास आते हैं जिनकी मैं अड़ गया जिनके, और जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो मैं ये परवाह नहीं करता कि कांग्रेस नाराज होगी या बीजेपी और कौन नेता नाराज होगा। मैं मेरे मन का राजा हूँ, मैं अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता हूँ। आप लोगों से भी कहूँगा ज्यादा गुलाम मत बनिए, जो खुद एक मिनिस्टर रहा है वो ज्यादा गुलामी नहीं करता, तो कम से कम आप तो मत करो। मुझे दुख होता है, कुछ लोग मेरे जानकार हैं वो बेचारे कहते हैं यार आप बताओ, थांगाना ने मैं कई बार मेरे नीचे देखता हूँ ज्ञान बांट रही है, तेरा पिताजी ने पूछ कूड़े प्रताप सिंह खाचरियावास, बातें बड़ी बड़ी काई लिख रही है, दूसरे तो तारीफ कर रहे हैं, अपने वाले ज्ञान बांट रहे हैं। अब कोई मुझे ज्ञान दे तो हुकुम आप बीजेपी में आ जाओ, मैं तू कहीं है बीजेपी में, बोले मैं थड़ी पर साहब कुर्सी ढूंढूं, तू यार खुद मैंने थड़ी पर बिठाना चाहेगी, मैं नीति नियंता हूँ कांग्रेस के मायने, मैं फैसला करवाड़ा में बैठू, तू है कौन, बोले मैं काम का ज्ञानी हूँ मैं, तन कोई पूछे बड़ा नहीं था, मैं पाते पाते फिरूँ हाथ जोड़, तू भैरू सिंह शेखावत है, बोले नहीं, भैरू सिंह शेखावत कहे किसी को कि तू मेरी पार्टी में आ जा, वो तो बात चलती है, लेकिन हर कोई ज्ञान बांटे, जबरदस्ती छड़ी पर बैठ चाय का कप तोड़ रही है, पूछे कोई को नहीं, फोन कोई और काम पड़े खट देनी मार का, अरे मैं जो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करे रहे, अरे हुकुम काम तो आप ही करे, काम के लिए मना ही नहीं। और आज भी प्रॉमिस है मेरा, सरकार चाहे किसी की भी हो, आपके जहाँ सम्मान की बात आएगी, चाहे लड़के झुकाएंगे लेकिन आपका सम्मान रखेंगे, आप ये ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास लड़ने की फितरत तो है ना, वो हमेशा रहेगी। आप सबको बधाई, और बद्री सिंह जी आपने बधाई, राठौड़ साहब कह दियो दाम है आपका, तो मैं कोनी क्यों धागा, भाई के एरिया है मैं काई कोनी तो दाम है, तो दाम तो मैं मेघराज सिंह जी के पास दाम है, आपके पास दाम है, लेकिन मेघराज सिंह जी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। नहीं आपा गरीब तो कोनी में झूठी बात की कोनी ना, तो कोई राठौड़ साहब गरीब ना आपा गरीब। एक बार मैंने आपको लास्ट किस्सा सुना के खत्म करता हूँ। आदरणीय भैरू सिंह जी ने एक किताब में किसी ने लिखा कि भैरू सिंह जी है ना, जो वो टिड्डी आवे तो वो उड़ाते थे खेत में, जब टिड्डी आ जाते तो हमारे भाबू जिंदा की दादी साहब, मैं भाबू ने क्यों, भाबू आपने इतनी बुरी हालत थी कि बाबू सा टिड्डी उड़ाता, मैं वो राम जी को घोड़ो आ जा तो झिको, मैं हाँ बाबू खटे लिखियो भैरू सिंह, मैं किताब में कोई लिखे है कि भैरू सिंह जी है उड़ा, बोले दरी को नहीं उड़ा, तो झूठ बोले हो, बहुत तगड़ी बात की, नाराज हो गई, वो कब बोले हो, मैं क्यों आपने पूछा दे, तो बोले इन्हें थारा आपा मतलब भैरू सिंह जी के पिताजी बोले कोई तो लाडलो हो कि कवाते घोड़ी ले आया, और जोम ने घोड़ी पर बैठ जातो और एक आदमी पैदल चालतो ही कसागे तो रही तो मैंने बाबू साहब से कहा मैं जो आपको, अरे बोले आप नेतागिरी में घाटा कोई लिख दी, मैं खंडन करियो को नहीं, बाकी आप बात सही कि आपा मैंने घोड़ो दिलायो और घोड़ा पर बैठ मैं जोबने जाता
तो झूठी बात जबरदस्ती कह देंगे तो आप बिल्कुल ही कोई भैरू सिंह जी कोई गोबर तोड़ना चाहता। भैरू सिंह जी ठाकरे फैमिली से थे, ऐसी कोई स्थिति उनकी खराब नहीं थी, जमीनें थी, सब ठीक था। भैरू सिंह जी के फादर थानेदार थे, एक थानेदार होता था ठाकुर देवी सिंह जी। भैरू सिंह जी खुद थानेदार थे बाद में, और वो इनकी भी बहुत तारीफ करते थे, राजा मान सिंह की, बड़े इम्प्रेस थे इनसे। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आपका कभी कोई काम पड़े, यही कह सकता हूँ, आपका काम करना, आपका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी, हमेशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। प्रणाम करता हूँ मेरे यहाँ विराजमान आदरणीय कैबिनेट मंत्री माननीय सम्माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारे राजस्थान के भामाशाह मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ, और मंच पर विराजमान सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चुनाव लड़ूंगा और भाई साहब को भी मनाएंगे, और भाई साहब को मनाने का जिम्मा प्रताप सिंह जी को और मेघराज सिंह जी को दोनों को दूंगा, और हम चुनाव लड़ेंगे डंके की चोट। और आपको बताऊं, और आपको बताना चाहता हूँ, क्षत्रिय वो होता है जो किसी पार्टी का गुलाम नहीं होना चाहिए, न बीजेपी का गुलाम होना चाहिए, न कांग्रेस का गुलाम होना चाहिए, क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। अपने को क्षत्रिय इसलिए पैदा किया, अपन दुनिया की रक्षा करते हैं, अपन किसी के गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, और गुलाम न रहेंगे। जो सत्य होगा उसका साथ देंगे। मैं आप सब लोगों से विशेष निवेदन करता हूं कि अपन किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, ये सब अपने नीचे है, और अपन सब एक रहेंगे तो इन सबको नीचे लाके रख देंगे। मैं आप सब लोगों से ये वादा करता हूं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने भी ऊंट गाड़ी चलाई है। मेरे काको साथे, काको से हम हमारे दाता और छह भाई थे, गिरधारी सिंह जी मेरे काको साथे हमें ऊंट गाड़ी ला के दी थी, लेकिन मेरे भाई साहब थे जो पिंचर कर देते थे, जाके सो जाते थे। तो 10-5 दिन तो ऊंट गाड़ी चलाई, फिर हमने भी व्यापार किया, व्यापार कर आगे दाल रोटी कमाई, दाल रोटी का जुगाड़ हो गया, इसलिए हम भी समाज सेवा में लगे। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले परिवार होता है, फिर गांव होता है, फिर समाज होता है, फिर राज्य, फिर देश होता है। तो मैं आपसे पूरे राजस्थान कोने कोने से विराज हुए सभी राजपूतों से निवेदन करता हूं कि हम सबको एक रहना है, किसी के सामने झुकने का काम नहीं करना, और आप सब लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपका प्यार ऐसा बना रहे। जय माता की। खमगनी साहब। हाँ।